स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें डेली क्लास करेंगे और डेली हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पर शुरू से अंत तक क्लास करेंगे। भारत में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे गए सारे के सारे प्रश्न इंडियन पॉलिटी से हम लोग सारे टॉपिक वाइज करेंगे। तो चलिए आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम लोग आज शुरुआत करेंगे। यह पार्ट 1 है। ऐसे ही आगे भी पार्ट आते रहेंगे, आगे भी क्लास चलती रहेगी। इंडियन पॉलिटी से हम लोग शुरू से अंत तक इंडियन पॉलिटी को जानेंगे, समझेंगे और एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे के सारे प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्वागत है आज की इस क्लास में आप सभी का। तो देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम सब में वो हम लोग करेंगे आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो भारतीय संविधान जो बनती है कैसे बनी, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहली सबसे पहला एक्ट है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो याद रखिएगा यह भी प्रश्न पूछा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773 में यह आया। तो इस टॉपिक से हम लोग आज पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन था? तो याद रखिएगा आप लोग, भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में जो है सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी में लागू किया गया। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? प्रश्न है बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम, किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल में प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो याद रखिएगा मद्रास तथा बम्बई को। ठीक है, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया? तो किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया? तो याद रखिएगा आप लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 4 अर्थात 4 थी। कितनी थी? 4 थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 थी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स को, जो
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे? वारेन हेस्टिंग्स। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किस एक्ट के द्वारा भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा, कलकत्ता में। कहाँ किया गया? कलकत्ता में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो प्रश्न आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा, 4। कितनी थी? 4, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय थे। तो क्या सब विषय शामिल थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में? तो याद रखिएगा, सिविल, आपराधिक, नौसेना मामले में। ठीक है, तो सिविल, आपराधिक और नौसेना मामले। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी। तो कहाँ अपील किया जा सकता था? यदि कोई भी निर्णय सर्वोच्च न्यायालय लेती है तो उसके विरुद्ध हम लोग प्रिवी काउंसिल में जा सकते थे। कहाँ जा सकते थे? प्रिवी काउंसिल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, 1773 के एक्ट की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया? कि कुछ जो त्रुटि रह गई थी तो उसके परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया? तो याद रखिएगा आप लोग, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, 1781 नया एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किस एक्ट से किया गया? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, आगे बात करेंगे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? प्रश्न ध्यान से देखें आप लोग, प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया? तो याद रखिएगा, व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्य को जिस अधिनियम से अलग किया गया उस अधिनियम का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अर्थात 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो था क्या किया गया? तो याद रखिएगा, व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु जिस संस्था की स्थापना की गई, तो याद रखिएगा उस संस्था का नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स अर्थात नियंत्रक मंडल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, पिट्स
इंडिया एक्ट के द्वारा 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। वहीं आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? तो याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसके तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? तो उत्तर याद रखिएगा आप लोग, जिस पर नियंत्रण निरीक्षण का जो उत्तरदायित्व था उस संस्था का नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर उत्तरदायित्व था, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती थी? तो किसके द्वारा किया जाता था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? तो किसके पास थी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग, प्रश्न पूछा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? तो उत्तर याद रखिएगा आप लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। अधिनियम 1786, अधिनियम एक्ट 1786 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो 1786 के अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा आप लोग, 1786 के एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई? तो किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को जो था प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई? तो गवर्नर जनरल अब प्रधान सेनापति भी होगा। तो किस एक्ट के द्वारा यह बताया गया, प्रावधान किया गया? तो याद रखिएगा आप लोग, 1786 के अधिनियम के तहत 1786 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को यह पावर दिया गया कि आपके पास प्रधान सेनापति की शक्तियां भी है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, अगला चार्टर एक्ट के बारे में देखेंगे। चार्टर एक्ट 1793। तो चार्टर एक्ट 1793 बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है। इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, बनते हैं, पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में। तो याद रखिएगा आप लोग, प्रश्न है चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने वर्षों तक बढ़ाया गया? तो याद रखिएगा 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को बढ़ाया गया था। तो किस एक्ट के द्वारा? तो याद रखिएगा चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा। प्रश्न ऐसे भी आएंगे, किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो उत्तर याद रखिएगा आप लोग, चार्टर एक्ट 1793। आगे बात करेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया? तो याद रखिएगा 1793 के एक्ट के द्वारा, 1793 के 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो नियंत्रक मंडल के सदस्य हैं उनको भारत के राजस्व से ही वेतन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे,
किस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? तो किस एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया? तो उत्तर याद रखिएगा, चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम 1793 1793 के द्वारा यह प्रावधान किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से प्रश्न करें। और तो प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई? तो याद रखिएगा, उत्तर 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री नहीं की जा सकती है। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न। तो आगे है चार्टर एक्ट 1813। तो हम लोगों ने अभी तक बात किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में और अधिनियम 1786 के बारे में। और इसके साथ साथ चार्टर एक्ट 1793 के बारे में हम लोगों ने बात किया, इससे जुड़े हुए सारे प्रश्न को किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग चार्टर एक्ट 1813 1813 के बारे में। 1813 के बारे में हम लोग बात करेंगे, चार्टर एक्ट 1813। तो याद रखिएगा, पहला प्रश्न है, किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था? तो किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया था? तो याद रखिएगा, 1813 के चार्टर द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, बार बार यह एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखें। भारत में ईसाई धर्म की प्रचार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा यह अनुमति दिया गया कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न, किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख, कितना, 1 लाख रुपया वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, किस एक्ट के द्वारा भारत में शिक्षा पर, एजुकेशन पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो याद रखिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखें। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो किस एक्ट के द्वारा चाय और चीन को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो याद रखिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन को छोड़कर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। तो आगे है चार्टर एक्ट 1833 के बारे में हम लोग बात करेंगे। चार्टर एक्ट 1833 से पूछे जाने वाले प्रश्न को हम लोग करेंगे, तो आप लोग पूरी वीडियो देखें और सही से समझें और प्रश्न प्रैक्टिस करें और यह प्रश्न को याद करें, जिससे एग्ज़ाम में आप लोग आगे बढ़ सके। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे अब चार्टर एक्ट 1833 के बारे में, तो इससे जुड़े प्रश्न को हम लोग करेंगे। तो पहला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 से ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप लोगों ने देखा 1813 के एक्ट के द्वारा चाय और चीन को छोड़कर सारी एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्त कर दी गई, तो वहीं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सभी के सभी एकाधिकार
समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? तो याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा सभी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्त कर दी गई। ठीक है, आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो याद रखिएगा आप लोग, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो याद रखिएगा आप लोग, चार्टर एक्ट 1833 से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है यह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखें, इसे याद कर ले, बार बार यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, वह चार्टर जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दिया था? तो कौन सा एक्ट बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दिया? तो उत्तर याद रखिएगा, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे, चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? तो याद रखिएगा, धारा 87, धारा 87 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के धारा 87 में यह प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो याद रखिएगा, किस एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन जो है अब ब्रिटिश इंग्लैंड के, ब्रिटेन के सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो याद रखिएगा आप लोग, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? तो याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1833 में यह प्रावधान किया गया कि दास प्रथा एक गैर कानूनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ चौथा सदस्य के रूप का प्रावधान किया गया? तो किस एक्ट के द्वारा एक विधि विशेषज्ञ का प्रावधान किया गया गवर्नर जनरल की परिषद में? तो याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही प्रावधान किया गया कि एक विधि विशेषज्ञ होगा। कहाँ होगा? तो गवर्नर जनरल की परिषद में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा आप लोग, पहला विधि विशेषज्ञ मैकाले को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? तो मैकाले को नियुक्त किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर याद रखें कि भारत का मतलब पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? तो मैकाले को। किस एक्ट के द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट 1833। आगे हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853 के बारे में, 1853 के बारे में। तो चार्टर एक्ट 1853 बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है।
इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखें और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। ठीक है, इससे प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्य का विभाजन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस एक्ट के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्य का विभाजन किया गया? तो याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्य अलग अलग होंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, किस एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? तो भारतीय विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए, कानून बनाने के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ था तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति की स्थापना हुई थी। कौन सी समिति थी? सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ तथा इसमें भारतीय भी एग्जाम दे सकते हैं सिविल सेवाओं के लिए, तो एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, यह समिति का नाम था मैकाले समिति। कब बनाई गई थी? तो 1854 में, 1854 में एक समिति बनाई गई, मैकाले समिति। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ किया गया? तो कब किया गया क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत का आरंभ? तो याद रखिएगा, 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार स्थापित विधान परिषद में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? तो किस राजलेख, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? तो किस एक्ट के द्वारा? तो याद रखिएगा, 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो याद रखिएगा, किस एक्ट के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो किस एक्ट के द्वारा? उत्तर याद रखिएगा आप लोग, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1858। आगे हम लोग बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1858 से हम लोग लेंगे। तो पहला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 1858 में। ठीक है, किसके याद रखिएगा, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पारित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक्ट लाया गया, जिसमें यह भारत
का शासन कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिया गया और इसे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देखें आप लोग। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, तो गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, तो याद रखिएगा वायसराय। क्या कर दिया गया, वायसराय। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, तो याद रखिएगा वायसराय। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया, तो याद रखिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनका समस्त अधिकार भारत के राज्य सचिव को दे दिया गया, भारत के राज्य सचिव को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए उपबंध किया गया, तो 15 सदस्य भारत परिषद का उपबंध किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, तो किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया, कि अब जो है भारत का गवर्नर जनरल भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार ही कार्य किया करेगा, तो उस एक्ट का नाम था, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व होने का क्या कारण था, तो याद रखिएगा भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था, तो उसका कारण था उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। भारत राज्य सचिव जो होगा ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। आगे बात करेंगे हम लोग भारत परिषद अधिनियम से। हम लोग प्रश्न देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 1861 से हम लोग प्रश्न देखेंगे आप लोग। तो पहला प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1861 से आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था, तो आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली का आरंभ करने वाला अधिनियम का क्या नाम है, तो याद रखिएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया, तो किस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया। इससे पहले अंग्रेज लोग ही, ब्रिटिश लोग ही भारत के लिए, भारतीयों के लिए कानून बनाते थे, लेकिन इस एक्ट के बाद भारतीयों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया पहली बार। तो याद रखिएगा उस एक्ट का क्या नाम था, 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1861 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास थी, तो याद रखिएगा वायसराय को यह शक्ति दिया गया आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किस एक्ट के द्वारा, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे,
किस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण के प्रक्रिया की शुरुआत की गई? तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना की गई थी? तो शक्ति विभाजन के सिद्धांत की कल्पना किस एक्ट में किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 में, 1861 में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की थी। किसका शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया? तो विभागीय प्रणाली की। किसकी? विभागीय प्रणाली की। आगे बात करेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे 1861वें भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया? तो कितने अतिरिक्त सदस्य की संख्या का उपबंध प्रावधान किया गया? तो कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य। कितने? 6 से 12 सदस्यों की। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में सम्मिलित किया गया था? तो 5वें सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न, वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था? तो किस अधिनियम में भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास किया गया था? तो याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। कितना? 1861 में। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से 1892 से अब हम लोग प्रश्न देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इससे पहला प्रश्न है केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो मनोनयन का अधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया? उत्तर याद रखिएगा आप लोग, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1892। आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने का एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? तो बजट पर प्रश्न पूछने एवं बहस करने के लिए प्रश्न पूछने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। कितने? 1892 के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था। क्या अनिवार्य था? तो गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय की पूर्व स्वीकृति। क्या था? गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति। अगला प्रश्न है 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं केंद्रीय तथा प्रांतीयों के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? याद रखिएगा पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बात करेंगे हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इससे हम लोग पहला प्रश्न लेंगे 1909, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह।
बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से हम लोग 1909 के भारत परिषद अधिनियम को जानते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ? तो याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जनवरी 1910 1910 में लागू हुआ। आगे प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से देखें इसे। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई? तो उस अधिनियम का नाम था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909। आगे बढ़ते हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधा प्रदान की थी? तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधा प्रदान की गई थी? तो प्रश्न ध्यान से देखें आप लोग, उत्तर होगा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था सुविधा लॉर्ड मिंटो के द्वारा मुसलमानों को प्रदान की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता? तो याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो को। किसे? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? तो लॉर्ड मार्ले के द्वारा निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? तो याद रखिएगा, मिश्रित निर्वाचन मंडल की। किसकी? मिश्रित निर्वाचन मंडल की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया? तो विधि निर्मात्री परिषद का नाम बदलकर व्यवस्थापिका सभा किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, 1909 के द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम बदलकर सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया। कब? तो 1909 में। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था। तो कौन सा अधिनियम था? केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम कौन था? तो याद रखिएगा, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थी? कितनी श्रेणियां थी? 3 श्रेणियां थी। कितनी? 3। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था
किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो याद रखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन था? तो याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम का क्या नाम था? तो याद रखिएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आगे बात करेंगे हम लोग अब भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। और 1919 भारत शासन अधिनियम से हम लोग जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न करेंगे अब, तो ध्यान से आप लोग देखें और इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए भारत शासन अधिनियम 1919 से हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 से भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री थी। तो आधार सामग्री क्या थी? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 के द्वारा ही भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया था। तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1919 को हम लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो इस आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य था भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना किसका उद्देश्य था? तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांत का। क्या था? अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया? तो याद रखिएगा दिसंबर 1919 में, 1919 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा 3 जनवरी 1921 को भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? तो याद रखिएगा आप लोग द्वैध शासन को। किसको? द्वैध शासन को, डायरकी को। किसको? डायरकी को, द्वैध शासन व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए अपनाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया? तो प्रश्न है 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया? तो याद रखिएगा 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। कौन से 2 भाग थे? आरक्षित और हस्तांतरित। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो 2 विषय थे, उसमें एक था हस्तांतरित। तो हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो याद रखिएगा मंत्रियों की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मंत्रियों की सलाह पर। वहीं बात कर ले अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? तो हस्तांतरित विषय पर हम लोगों ने देखा मंत्रियों की सलाह पर। वही आरक्षित विषयों पे हम लोगों ने
देखेंगे कार्यकारी परिषद के सलाह पर गवर्नर काम करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहली बार किस एक्ट के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया? तो याद रखिएगा आप लोग, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार जो है केंद्रीय व प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक वर्ग आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी। तो मनोनयन के द्वारा इनको नियुक्त किया जा सकता था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा आप लोग, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया था? तो प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया था? तो याद रखिएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? तो याद रखिएगा 3 वर्ष, 3 वर्ष, कितना? 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति निहित थी। तो किसमें निहित थी? तो याद रखिएगा गवर्नर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, किस प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया, सबसे अच्छा काम किया? तो पंजाब राज्य। ठीक है, पंजाब राज्य ने सबसे अच्छा काम किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। मंत्री गवर्नर के प्रसाद प्रयत्न ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो याद रखिएगा, मंत्री जो है गवर्नर के प्रसाद प्रयत्न, अर्थात जब तक गवर्नर चाहे तब तक ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, 1919 के द्वारा यह अधिनियम, यह प्रावधान दिया गया था कि मंत्री जो है गवर्नर के प्रसाद पर्यंत तक ही पद पर बना रह सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? तो संघात्मक सरकार की तरफ 1919 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम का झुकाव संघात्मक सरकार की तरफ ज़्यादा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? तो वांछित शर्त यही थी कि वायसराय की अनुमति होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस एक्ट के द्वारा केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रथम बार राज्यसभा स्थापित किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न है 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया? तो 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी? तो याद रखिएगा, एक सदनीय थी। कैसी थी? एक सदनीय। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी? तो याद रखिएगा, 1919 का अधिनियम के द्वारा पहली बार जो है प्रांतीय विधानसभाओं के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? तो सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया? तो लंदन में उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे? तो किस एक्ट के द्वारा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे, किस एक्ट के द्वारा यह किया गया, प्रावधान किया गया? तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार प्रांतीय एवं केंद्रीय बजट को अलग अलग पेश करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा, पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? तो याद रखिएगा, 1919 के अधिनियम को किन लोगों ने स्वागत किया था? तो कांग्रेस के मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा जो है 1919 के एक्ट का स्वागत किया गया था। अगला प्रश्न है, मूडी मैन समिति किस लिए गठित की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मूडी मैन समिति किस लिए गठित की गई थी? तो 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु जो है मूडी मैन समिति की स्थापना, गठन किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है, भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी, यह कथन संबंधित है। भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी, यह कथन किससे संबंधित है? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संदर्भ में यह बातें कही गई कि भारत का गवर्नर जनरल जो है वो राज भी करता है और शासन भी करता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था? तो किसने कहा कि 1919 का जो अधिनियम है भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल है? तो सुभाष चंद्र बोस साहब के द्वारा यह कहा गया कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, किसका कथन है कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही एक अंग थे? तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही एक अंग थे, यह कथन महात्मा गांधी जी का है।
आगे बात करेंगे हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935, बहुत महत्वपूर्ण है। 1935 का अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान का अधिकतर प्रावधान जो है यहीं से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, आपको हम लोग पूरा प्रश्न करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से पूछे जाने वाले प्रश्नों से। ठीक है, पहला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? तो यह बहुत ही अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम है अंग्रेजों के द्वारा। तो भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में, तो आप लोग इस अधिनियम को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित किया था? तो याद रखिएगा अगस्त 1935 में पारित किया था। कब पारित किया था? अगस्त 1935 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत शासन अधिनियम 1935 में सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें और इससे लाभ उठाएं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? वैसे तो बहुत सारे विशेषता थी, लेकिन प्रमुख विशेषता की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था करना। भारत शासन अधिनियम 1935 की 1935 की प्रमुख विशेषता थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था। तो अभी भी वर्तमान में भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। यह प्रावधान जो है 1935 के अधिनियम से ही लिया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था, तो संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था? तो अखिल भारतीय संघ शब्द किस अधिनियम में अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा भारत को जो है लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था? तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया था। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियाँ थी? तो याद रखिएगा 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? तो किसके लिए अनिवार्य था अखिल भारतीय संघ में? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को अनिवार्य था कि उसे भारतीय संघ में सम्मिलित
होना होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था। किसके लिए ऐच्छिक था? उनका मन है भारतीय संघ में शामिल होना तो हो, नहीं है मन तो वह स्वतंत्र हो जाए। तो भारतीय राजाओं के लिए यह ऐच्छिक था कि वो भारतीय संघ में सम्मिलित हो या नहीं। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाली सभी रियासतों के शासक के लिए अनिवार्य था। तो अंगीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार अधिनियम जो था, भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश के द्वारा 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल वायसराय की नियुक्ति की गई थी। तो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में जो है वायसराय गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थी? तो 3 सूचियां बनाई गई थी। संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, 59 विषय, प्रांतीय सूची जिसमें 54 विषय थे, तथा समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय शामिल की गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लेखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया? तीनों के तीनों सूची में जो विषय नहीं थे उस पर विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधान सभाओं को यह अधिकार दिया गया था। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ जानकारी आपको मिल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी की पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया? तो मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता का जो अधिकार है गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय को दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन था? तो भारत सचिव के अधीन था। किसके अधीन था? भारत सचिव के अधीन था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से देखें आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल व्यवस्थापिका सदनीय थी। तो कैसा सदन था? द्विसदनीय थी। कैसा था? द्विसदनीय थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई? तो याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, असम, बम्बई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। किसे? तो अनुदेश प्रपत्र को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य सांविधानिक विवादों के निपटारे हेतु किस न्यायालय की स्थापना की गई? तो याद रखिएगा, फेडरल न्यायालय, संघीय न्यायालय दिल्ली की स्थापना किया गया 1935 के अधीन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम से प्राप्त किया? तो संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम से प्राप्त किया था? तो याद रखिएगा 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से। ठीक है, तो
आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले फेडरल न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति फेडरल न्यायालय में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अधीन स्थापित फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित की गई। तो कितना निर्धारित की गई रिटायरमेंट की एज? तो 65 वर्ष, 65 ईयर। कितनी? 65 वर्ष। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित फेडरल न्यायालय को प्राप्त अधिकारिता थी। तो प्राप्त अधिकार क्या थी? तो प्रारंभिक अपीलीय तथा परामर्शदात्री अधिकारिता प्राप्त थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल अर्थात केंद्रीय विधानसभा के सदनों में प्रावधानित सदस्य संख्या थी। कितनी सदस्य थी? उच्च सदन में 260 तथा निम्न सदन में 375 375 सदस्य की प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। कितना कार्यकाल? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 5 वर्ष। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्न सदन का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया? तो 5 वर्ष, 5 ईयर। ठीक है, 5 वर्ष। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन अथवा परिवर्तन की शक्तियाँ निहित थी। तो कौन कर सकता था? तो ब्रिटिश संसद में यह शक्तियाँ निहित थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जब हम वीडियो अपलोड होगी चैनल पर तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो देख लेंगे और इससे लाभ उठा सकेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्र के प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया था? तो प्रांतीय क्षेत्र का प्रशासन का नियंत्रण मंत्रिमंडल को दिया गया था। किसे दिया गया था? मंत्रिमंडल को दिया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी घोषित किया गया था? तो मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी था? तो विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी नियमों का निर्माण करता था। तो कौन नियम का निर्माण करता था? तो याद रखिएगा, गवर्नर। कौन? गवर्नर। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे किस अधिनियम के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था? तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गठित फेडरल न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। कहाँ? तो प्रिवी काउंसिल में। कहाँ? प्रिवी काउंसिल में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि
यह जो है एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, यह बातें किसने कही थी? 1935 के अधिनियम के बारे में एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये बातें कही थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1935 के अधिनियम के बारे में कहा गया कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू साहब ने गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। किस वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है? क्या है? सर्वोत्तम तरीका है। तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा यह कहा गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया कि क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। 1919 के अधिनियम भारतीयों के लिए बेरियों का नया जाल था, यह कथन किसका है? तो भारतीयों के लिए बेरियों का नया जाल था 1919 का अधिनियम, यह कथन किनका है? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस का है। किनका है? सुभाष चंद्र बोस का है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में। क्रिप्स मिशन 1942 से हम लोग प्रश्न करेंगे, बहुत सारे प्रश्न को देखेंगे, तो याद रखिएगा आप लोग क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो याद रखिएगा 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है। किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ही किया जाएगा, अर्थात भारतीयों के द्वारा किया जाएगा? तो किस में यह प्रस्ताव था? तो क्रिप्स मिशन में प्रस्ताव में यह बातें कही गई थी, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है किस प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा? भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा, तो यह व्यवस्था किसमें की गई? तो क्रिप्स मिशन में यह प्रावधान प्रस्ताव था। क्या था? प्रस्ताव था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। क्रिप्स मिशन से जितने भी प्रश्न हैं सभी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बात करेंगे। भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतें भी शामिल होंगी, यह प्रस्ताव किसमें लाया गया था? तो क्रिप्स मिशन के माध्यम से यह प्रस्ताव लाया गया था। प्रश्न है भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतें भी शामिल होंगी, यह प्रस्ताव लाया गया था। तो यह याद रखिएगा आप लोग, क्रिप्स मिशन के माध्यम से यह प्रस्ताव लाया गया कि भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतें भी शामिल होंगी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया, तो किसमें? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मुस्लिम लीग के साथ साथ कांग्रेस ने भी जिस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था उस प्रस्ताव का नाम है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को क्यों अस्वीकार कर दिया? तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार किया, क्यों किया? तो याद रखिएगा
क्योंकि क्रिप्स मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए मुस्लिम लीग के द्वारा भी क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार किया? क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में केवल डोमिनियन स्टेट्स की बात कही गई थी। इस कारण कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो महात्मा गांधी ने। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आगे बात करेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन से। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 1946 के बारे में हम लोग बात करेंगे और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न को करेंगे। तो प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 ईस्वी में 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों को के कितने प्रतिनिधित्व सम्मिलित थे? तो याद रखिएगा 4। कितने प्रतिनिधि? 4 प्रतिनिधि। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कौन सब कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो याद रखिएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर साहब जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखेंगे। वह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान किया था? तो कौन सा मिशन, कौन सा योजना जो है संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृत किया था? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन 1946 1946। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था? तो याद रखिएगा एक सदस्य जो था 10 लाख जनसंख्या पर का प्रतिनिधित्व करता था। 10 लाख जनसंख्या का, कितना? 10 लाख जनसंख्या का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे। किस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचन निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित एवं व्यवहार योजना बताया था? तो कैबिनेट मिशन ने। किसने? कैबिनेट मिशन ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, किस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद लूज फेडरेशन के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल की सदस्य संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 389। इसमें दो क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन यह है, इसमें प्रश्न है किस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन 1946 में। और दूसरा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 389। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा की कुल सदस्य संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या कितनी थी? तो ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या 296 थी। कितनी थी? 296। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में देशी रियासतों से लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी थी? तो 93। कितनी थी? 93।
आगे देखेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। तो याद रखिएगा 3 समुदायों के बीच, समुदाय का नाम है मुस्लिम, सिख व सामान्य। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान क्या था। तो याद रखिएगा रियासतों के प्रमुखों के द्वारा देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन किया जाता था। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग भारत में अंतरिम सरकार का गठन के बारे में हम लोग देखेंगे। भारत में अंतरिम सरकार का गठन से जुड़े हुए प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न है भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। तो भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। तो याद रखिएगा आप लोग कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई। तो याद रखिएगा 24 अगस्त 1946 में, 24 अगस्त 1946 में। कब? 1946 में 24 अगस्त। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्य अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था। तो 14 सदस्य, 14 सदस्य, 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 1 एंग्लो इंडियन, 1 सिख और 1 पारसी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। कब? तो 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946 को। कब? 2 सितंबर 1946 को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। तो 5 कितने? 5 सदस्य को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, तो आगे बात करेंगे हम लोग अगला प्रश्न से कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से हम लोग प्रश्न को करेंगे हम लोग। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया। तो याद रखिएगा 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक। अगला प्रश्न देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस तिथि को पारित किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कब पारित किया गया। तो 16 जुलाई 1947 को, 16 जुलाई 1947 को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित किया गया था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति प्रदान की थी। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की थी। 18 जुलाई कब? 18 जुलाई 18 जुलाई 1947 को, 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने स्वीकार किया था, स्वीकृति प्रदान की थी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी कब से हुआ। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 से प्रभावी हुआ 15 अगस्त 1947। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 ईस्वी से प्रभावी हुआ। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है भारत सचिव या भारत मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा जो है भारत सचिव या भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया था।
आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था? तो याद रखिएगा आप लोग, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो है गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल और केवल संवैधानिक प्रधान मात्र रह गया था। आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित थी? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित थी? तो याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? प्रश्न ध्यान से देखेंगे आप लोग, किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो याद रखिएगा, उस कांग्रेस सदस्य का नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन साहब भारत विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 से हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध के मंत्री थे, वो क्या थे? ठीक है, अगला देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो वह गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामले के मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो वो खाद्य एवं कृषि विभाग को संभालते थे। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? तो शिक्षा विभाग को वो देखते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्रालय से थे, वो के मंत्री थे। जो डॉक्टर जॉन मथाई जो थे रेलवे एवं परिवहन के मंत्री थे। अगला देखेंगे, जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री थे वो। सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग के मंत्री थे। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति के मंत्री थे। यह भारत स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। आर के खडमुख चेट्टी साहब जो थे वित्त मंत्री थे। वहीं राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई जो थे संचार विभाग संचार मंत्री थे। NV गाडगिल जो थे कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कुछ तथ्य के बारे में। स्मरण रखने योग्य तथ्य, इतना हम लोगों ने आज पढ़ा, उसमें से महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोगों ने शुरू से अंत तक पढ़ा, इसमें कुछ स्मरण याद रखने वाले तथ्य है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला तथ्य है 1600 ईस्वी का चार्टर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, कब आया रेगुलेटिंग एक्ट? तो 1773 में। पारित कब किया गया था, लागू कब हुआ था? 1774 में। अगला देखेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? तो 1781 ईस्वी में आया। ये सब याद रखने योग्य तथ्य है, आप लोग इसको याद रखें। अगला तथ्य देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो 1784 ईस्वी में। वहीं 1786 का अधिनियम 1786 में आया। प्रथम चार्टर एक्ट कब आया, कब पारित किया गया? तो प्रथम चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में पारित किया गया। द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में। तृतीय चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। चतुर्थ चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम कब लाया गया? तो 1858 ईस्वी में पहला। प्रथम भारत परिषद अधिनियम कब आया? तो 1861 ईस्वी में आया। कब आया? 1861 ईस्वी में। द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में आया। 1892 में आया द्वितीय भारत परिषद अधिनियम।
तृतीय भारत परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, कब आया? तो 1909 में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया, तृतीय भारत परिषद अधिनियम। आगे देखेंगे भारत सरकार अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, 1919 ईस्वी में 1919 में आया। कब आया? 1919 में। आगे देखेंगे हम लोग साइमन आयोग का गठन कब किया गया? तो नवंबर 1927 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 1940 में, 1940 में याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन। ये सब स्मरण याद रखने योग्य तथ्य है, ये सब आप लोग याद ही रखें तो बेहतर होगा। अगला देखेंगे बेबेल योजना कब आया? 14 जून 1945 1945 में। वहीं शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून से 14 जुलाई 1945 ईस्वी में। 25 जून से 14 जुलाई 1945 ईस्वी तक शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ। कैबिनेट मिशन कब आया? तो मार्च 1946 में, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कब आया कैबिनेट मिशन? मार्च 1946 ईस्वी में। माउंटबेटन योजना कब आया? 3 जून 1947 ईस्वी को। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना आया। वहीं अगला आज की क्लास की अंतिम प्रश्न, अंतिम तथ्य याद रखने योग्य तथ्य, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आज हम लोगों ने पूरा का पूरा भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आज की क्लास में एक ही क्लास में समाप्त हो गई। सभी कुछ हम लोगों ने जान लिया भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। इस सीरीज़ से आप लोग जुड़े रहें। आगे भी हम लोग इंडियन पॉलिटी से आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे और अपना जीके जनरल नॉलेज को मजबूत करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अगला क्लास में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।